गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष मिश्रा। और जैसा कि आपने देखा होगा, कल मेरा वीडियो जो था उसमें मैंने इतिहास के बारे में आपको जानकारी दी थी। और इतिहास में हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की थी, जिसमें हमने इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इन चीज़ों के बारे में चर्चा की। इतिहास के जनक के बारे में चर्चा की और इतिहास के जो स्रोत हैं कि किस तरीके से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और साथ ही साथ में आज हम जो इतिहास का हमने विभाजन किया था 3 रूपों में, आज पर्टिकुलर उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास जो 3 रूपों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल, वहीं से आज हम आपको शुरू करते हैं वीडियो। तो आप उसको बढ़िया तरीके से देखें और अपनी कॉपी में नोट करें। तो सबसे पहला जो हमने देखा था वो देखा था प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में जो हमने चर्चाएं की थी कि इसके अंतर्गत किसे रखा गया है, तो इसके अंतर्गत देखिए पाषाण युग को रखा गया है। पाषाण युग यानी स्टोन एज, यानी आज से कई हजार कई लाख साल पहले जब हमारी उत्पत्ति हुई थी, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि जब हम आदि मानव के रूप में थे, तो उस समय हमने अपने समस्त कार्यों को करने के लिए औजारों के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया। और पत्थरों से ही हम समस्त औजार बनाते थे, पत्थरों से ही समस्त चीज़ें बना करके उसका प्रयोग करते थे। अब जैसे पाषाण युग में पाषाण युग का जो विभाजन किया गया है, उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो इस प्राक ऐतिहासिक काल की समस्त जानकारी हमें प्राप्त होगी। प्राक ऐतिहासिक की मैंने परिभाषा भी आपको कल बताई थी कि इतिहास के ऐसे समय को प्राक ऐतिहासिक काल में रखा गया है जहां पर लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। केवल उनके औजारों, उनकी सामग्रियों के माध्यम से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लोग उस समय पे ऐसा करते थे। तो हम पाषाण युग के बारे में चर्चा करेंगे कि पाषाण युग प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। और इस पाषाण युग का 3 रूपों में विभाजन किया गया, जिसमें सबसे पहला था आपका पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, जिसका समय भी मैंने आपको कल बताया था कि ईसा मसीह के जन्म के 40,000 साल पहले से लेकर के लगभग उनके जन्म के 25,000 साल पहले तक का जो समय था वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। अब इस पूरा पाषाण काल में होता क्या था? देखिए, जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो कपि रूप में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में हुई। और जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव को केवल एक कार्य हुआ करता था, वो है केवल भोजन करना। यानी अपने भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए वो जीव जंतुओं इत्यादि को मार करके खा लेता था। और पूरा पाषाण काल में जब आदि मानव था तो उसमें उसने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया। यानी बड़े मतलब कि जितने भी बड़े साइज के जो पत्थर होते थे उनको वो करता क्या था कि उठाता था और सामने दिख रहे जीवों के ऊपर पटक देता था। और पटकने के पश्चात जो उसका मांस इत्यादि होता था वो उसे खा लेता था। अच्छा, किताबों में कई जगह पे ये मिलता है कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। देखिए, इतिहासकार इस पर अपना अलग अलग मत देते हैं। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि पूरा पाषाण काल में केवल मनुष्य भोजन की तलाश में रहता था। और कई इतिहासकार ये कहते हैं कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई तो है, परंतु उसका प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। अब इनके वैचारिक मतभेद अलग अलग हैं। जब कई सारे इतिहासकारों की आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसी बृहद जानकारी मिलती है। परंतु देखिए, मेरा ये मानना है कि जो
आदि मानव था वो पूरा पाषाण काल में केवल अपने भोजन का प्रयास करता था। आग इत्यादि की खोज, अन्य वस्तुओं की खोज, ये सब जो है पूरा पाषाण काल में नहीं हुई थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा मैं भी मानता हूँ, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं जो पूरा पाषाण काल के समय को के साक्ष्य को जो है सिद्ध कर सके। इसके पश्चात देखिए, केवल भोजन करने का काम और बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग पूरा पाषाण काल में हुआ। इसके पश्चात पाषाण काल का जो दूसरा विभाजन किया गया वो था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका जो समय माना जाता है वो ईसा मसीह के जन्म के लगभग 25,000 साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के जन्म के लगभग 4,000 साल पहले। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, देखिए। अब मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा हम कहानी सुनते हैं। क्या हुआ, आदि मानव, अब देखिए होता ये था कि आदि मानव जो पैदा होते थे तो लगभग जैसे 100 की क्वांटिटी में पैदा हुए। 100 लोगों में बचते कितने लोग थे, केवल 15 से 20 लोग क्या है कि ये बचते थे, ज़्यादा लोग नहीं बच पाते थे। उसका कारण ये था कि जिस प्रकार से आदि मानव जीव जंतुओं को मार करके खाया करते थे, ठीक उसी प्रकार से जीव जंतु भी इन्हें मार कर खा लेते थे। इस तरीके से इनकी संख्या जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही थी। इसके पश्चात हुआ ये, कई कुछ बीमारियों से मर जाया करते थे, क्योंकि उस समय साइंस व टेक्नोलॉजी इन सब का विकास नहीं हुआ था, तो बीमारियों से भी मर जाते थे। हुआ ये कि धीरे धीरे जब 15,000 साल का लगभग समय बीत गया, और इस 15,000 साल में आप जानते हैं कि काफ़ी सारे परिवर्तन हो गए, इनके चेहरों में भी परिवर्तन हुआ। इसके पश्चात मध्य पाषाण काल में ऐसा माना जाता है कि जो आदि मानव था वो नदी के किनारे बैठा हुआ था, और उसी के सामने कुछ ही दूरी पर एक जीव जो है टहल रहा था, एक जंतु टहल रहा था, कि जैसे ही आदि मानव को उस समय भूख लगी थी, और भूख लगने के समय में उसने क्या किया कि उस जीव को मारने के उद्देश्य से उसने तुरंत एक सामने पड़े पत्थर को, जो पत्थर का आकार था, ध्यान रखिएगा, वो पत्थर का आकार सामने से नुकीला था, और जैसे ही उस पत्थर को उठाया और उस पत्थर को उठाकर उस जीव के ऊपर तेजी से आघात किया। उस आघात के कारण वो सामने जो जंतु टहल रहा था वो तुरंत उसी समय मर गया। तभी जिस प्रकार से जंतु जैसे ही मरता है, तभी उसने दिमाग में एक बात लाई कि इतने बड़े पत्थरों की अपेक्षा एक ऐसे पत्थरों का हम प्रयोग करें जो सामने से नुकीला हो, तो उसमें भी उतना ही आघात होता है जितना कि बड़े पत्थरों से होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस समय पे मानव ने लगभग नुकीले पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया, उसी समय से मध्य पाषाण काल का आरंभ होता है। इसमें इसने बहुत सारी चीजें सीखी। 100 की जगह जो 15-20 बचते थे, अब वो 100 की जगह कितने बचने लगे, लगभग 20 से 25 और लगभग 50 से 60 तक ये पहुंच गए। कारण ये था कि इन्होंने एक चीज रियलाइज की कि अगर हम अलग अलग घूमते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जीव जंतु हमला करके मार सकते हैं। इन्होंने गुफाओं में रहना सीख लिया। उस समय परिवार इत्यादि का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो मॉर्गन नाम के एक व्यक्ति थे, मॉर्गन ने ये कहा था कि जो आदि सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। अभी हम चर्चा करेंगे कि मात्र सत्तात्मक आखिर क्या थी। यानी कि जो समाज था वो माता प्रधान था, बच्चे अपने माता के पास रहते थे, जो कि आज भी जानवरों में प्रचलित है। आप खुद देख सकते हैं कि जितने भी जानवर हैं, जब वो बच्चे पैदा करते हैं तो प्रायः उनके बच्चे अपनी माँ के पास रहते हैं। तो ये बात जो है मॉर्गन नाम के व्यक्ति ने बताई थी कि वास्तव में आदि सत्ता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। ठीक इसी प्रकार से हुआ ये
कि उन्होंने ये देखा कि अगर हम सभी एक साथ एक जगह पर रहते हैं तो हम पर जीव जंतु हमला नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने एक साथ रहना सीखा। कहाँ? मध्य पाषाण काल में। नुकीले पत्थरों का प्रयोग किया मध्य पाषाण काल में। इसके पश्चात समय बीतता गया। समय बीतने के बाद ये कहा जाता है कि लगभग नवपाषाण काल की शुरुआत हुई। तो अपन नवपाषाण काल के बारे में भी देख लेते हैं। नवपाषाण काल में देखिए हुआ क्या कि किस प्रकार से नवपाषाण काल की शुरुआत हुई, तो उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो उसका सबसे पहले हम समय देखते हैं तो लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 4000 साल पहले से ईसा मसीह के जन्म के लगभग 2500 साल पहले यानी 2500 ईसा पूर्व तक, इतना समय नवपाषाण काल का। अब नवपाषाण काल की शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि ठीक जिस प्रकार से मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई उसी प्रकार आदि मानव बैठा हुआ था नदी के किनारे। अब आप जानते हैं खाली बैठा था, खाली दिमाग शैतान का। अब खाली दिमाग शैतान का तो क्या उसे सूझा कि उसके सामने एक पत्थर पड़ा था। अब चूंकि हम उस पत्थर को नाम दे सकते हैं चकमक पत्थर। अब उस समय उसे ये नहीं पता था कि ये कौन सा पत्थर है। उसने तुरंत उस पत्थर को उठाया और सामने एक जो बड़ा सा उसको चट्टान दिख रही थी उसमें खींच करके उस पत्थर को उसने मारा। जैसे ही उस पत्थर को मारा तो दो पत्थर जब आपस में टकराए तो टकराने से क्या हुआ कि एक चिंगारी उत्पन्न हुई और नीचे पड़ी सूखी पत्तियां जलना चालू हो गई। अब जिस प्रकार से वो जलना चालू हुई तो ऐसा माना जाता है कि नवपाषाण काल में जो खोज हुई वो किसकी हुई? आग की। देखिए काफी लंबा समय यानी हजारों साल का समय बीत गया। इसमें कई सारे परिवर्तन और भी हुए थे कि आदि मानव का चेहरा पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर हो गया। आग की खोज उसने किस तरीके से? पत्थरों को टकराने से। इसके अलावा उसने क्या देखा कि वो मांस के अलावा जो वनों में उत्पन्न जो कंदमूल फल इत्यादि होते थे उन्हें भी खाया करते थे। फलों के कारण उन्होंने एक चीज ये भी देख ली कि जिस फल को हम खाते हैं यदि उस फल का बीज हम किसी स्थान पर फेंक देते हैं तो आने वाले कुछ समय पश्चात उसी बीज से एक पौधा उत्पन्न होता है जो उसी प्रकार के फल देता है। तो ये जब उनके दिमाग में बात बैठ गई तो उन्होंने क्या सीख लिया? कृषि करना सीख लिया। कृषि के अलावा इन्होंने पशुपालन सीख लिया। पशुपालन अर्थात उन्होंने इस तरीके से सोचा, हालांकि सबसे पहला जो पालतू पशु माना जाता है वो कुत्ता माना जाता है। पालतू पशु कुत्ते को माना जाता है, ऐसा हम मानते हैं। अब देखिए इसके पीछे का मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि किस तरीके से इन्होंने पहला अपना पालतू पशु कुत्ते को बनाया होगा। हालांकि ये मेरे मन में दिमाग में एक कहानी जैसा उत्पन्न हो रहा था। मैं ऐसा विचार करता हूं कि मानव जो आदि मानव थे वो शिकार करने कहीं गए हुए होंगे। जब शिकार करने गए हुए होंगे तो उन सभी लोगों में एक व्यक्ति कोई सभी आपस में बिछड़ गए होंगे और एक व्यक्ति जंगल में अकेला रह गया हो। जंगल में अकेला रहने के पश्चात उसने क्या किया हो कि एक जंतु जो सामने कुत्ता रहा हो उसको मारा हो, क्योंकि वो कुत्ता उसके ऊपर हमला करना चाहता रहा हो। जब उसने कुत्ते को मारा तो कुत्ते पर चोट तो पहुंची लेकिन कुत्ता मरा नहीं और वो सोचा कि उसको मार करके खा ले, लेकिन हो सकता है उसके दिमाग में ऐसा आया हो कि क्यों इस जीव को ना मारा जाए। उसने उस जीव को बचाया हो। उस आदि मानव ने उस पर घाव में उसके जो है, हालांकि कुत्ता अचेत अवस्था में चला गया हो, उसके घाव पर मलहम पट्टी इत्यादि उसने की हो, दवाई लगाया हो। और हो सकता है कि कुछ समय पश्चात ये भी हुआ हो कि कुत्ता जो उस पर हमला करना चाहता था उसने ये देखा कि इसने क्या किया है, मेरी जान बचाई है, तो उसने उसको ना खाया हो, ना मारा हो, ना हमला किया हो। इस तरीके से दोनों में मित्रता हो गई हो।
तो ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं कि जब दोनों में मित्रता हो गई होगी तो वो अपने साथ जो है उस आदिमानव ने उस कुत्ते को रखा होगा और पहला पालतू पशु इस प्रकार से कुत्ता बनाया गया। फिर भी आदिमानव ने यह भी देखा कि कई ऐसे जीव हैं जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं और उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। तो इस प्रकार से उसने पशुपालन भी सीख लिया, कृषि भी सीख लिया। एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान को ले जाने हेतु उसने पहिए का भी आविष्कार किया और पहिए का आविष्कार भी माना जाता है नवपाषाण काल के समय। और इसके पश्चात जो नवपाषाण काल है वो लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के पश्चात समाप्त हो जाता है। और ऐसा मानते हैं कि इस समय के पश्चात जो है कई बड़ी बड़ी सभ्यताओं का जो है उद्भव हुआ। कई बड़ी सभ्यताएं इस नवपाषाण काल के पश्चात उदय होती। हालांकि नवपाषाण काल को एक और नाम से जाना जाता है ताम्रपाषाण काल। कहते हैं कि ताम्रपाषाण काल यानी कि तांबे की भी खोज इसमें हुई और तांबे का भी प्रयोग यहाँ पे किया। हालांकि मानव द्वारा जिस प्रकार से पहला पालतू पशु कुत्ता था, ठीक उसी प्रकार से उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया और वैदिक घाटी सभ्यता के लोगों ने लोहे का प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये शब्द प्रयोग नहीं किया कि वैदिक सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। मैंने केवल ये कहा कि वैदिक सभ्यता के लोगों ने लोहे का प्रयोग किया है, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोगों द्वारा भी सबसे पहले तांबे धातु का ही प्रयोग किया गया। तांबा जैसी धातु का प्रयोग, लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम नहीं हुआ था। तो अब हम चर्चा करते हैं, देखिए कि ताम्रपाषाण काल जब समाप्त हुआ तो किस प्रकार से आगे की सभ्यता जो है विकसित हुई, तो उसी पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा मैं मैप बनाऊंगा, उस मैप के माध्यम से आप समझिएगा कि आखिर इस प्रकार से जो है हमारी सभ्यता का उदय होता है। अब एक छोटा सा ऐसा सिंपल सा मैं मैप बनाता हूं आपको समझने के लिए, जिसमें ये मान लीजिए कि ये अफ्रीका है और यहीं से आपका एशिया लग जाता है, और मैं ये मानता हूं कि चलिए ये इंडिया हो गया। अब समझिएगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो दक्षिण अफ्रीका में हुई। दक्षिण अफ्रीका में उत्पत्ति होने के पश्चात लगभग पूरा पाषाण काल का समय उसने यहाँ पे व्यतीत किया। पूरा पाषाण काल के पश्चात वो जब धीरे धीरे सभ्यता उनकी विकसित हुई, लगभग मध्य पाषाण काल का समय ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ से धीरे धीरे फैलने लगे और मध्य पाषाण काल का समय उन्होंने यहाँ पे व्यतीत किया। मध्य पाषाण काल के पश्चात नवपाषाण काल का जो समय माना जाता है वो कहा जाता है कि लगभग नवपाषाण काल उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में व्यतीत किया। आपने सुना होगा कि विश्व की जो सर्वाधिक सबसे लंबी नदी है वो नील नदी मानी जाती है। अब नील नदी का उद्गम भी अफ्रीका में ही होता है, विक्टोरिया झील से। आपको पता होगा नील नदी यहाँ से उत्पन्न होती है और यहाँ जाके वो सीधे भूमध्य सागर में मिल जाती है। आप देख लीजिएगा, उसे मैप में आपको मिल जाएगा। अब देखिए नील नदी जिस प्रकार से ये बहती है, नवपाषाण काल में जब नवपाषाण काल समाप्त हुआ, यह कहा जाता है कि इसके ठीक उत्तरार्ध में एकदम अंत समय में इसी नील नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जिसे हम कहते हैं मिस्र की सभ्यता, या उसी को कहा जाता है नील नदी की सभ्यता, जिसका राजा आपने शायद सुना हो इम्होटेप, एक सबसे महत्वपूर्ण राजा भी था। हालांकि विश्व इतिहास में इसका नाम आता है इम्होटेप का, और इसके ऊपर कई पिक्चर भी बनाई गई हैं, जैसे द मम्मी आपने देखा होगा, नील नदी की सभ्यता। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द मिलता है मेलुहा।
मेलुहा शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो इन्हीं के द्वारा इनके लिए किया गया, अर्थात मिस्र की सभ्यता के द्वारा सिंधु घाटी के लोगों को मेलुहा कहा जाता था। कारण ये कि जब हम पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन और सर्वप्रथम सूती वस्त्रों का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। तो जो नील नदी की सभ्यता थी तो वहां पे मरने के पश्चात ये होता था कि उनके शव को जलाया नहीं जाता था, बल्कि सूती कपड़ों पर लपेट करके पिरामिड में रख दिया जाता था। वो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी उनका जीवन जो है अलग रहता है, परंतु उन्हें जलाया जाना उचित नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि जब इस पर उत्खनन का कार्य हुआ था नील नदी की सभ्यता पर, जो पिरामिड से प्राप्त कई सारी जो शव मिले हैं, उस शव में लपेटा गया जो सूती कपड़ा था, तो ऐसा मानते हैं कि वो सूती कपड़ा ठीक इसी सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग समान मिला। अभी हम चर्चा करेंगे उस पर। तो ऐसा मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। तो मैंने कहा कि नील नदी की सभ्यता विकसित हुई कहाँ? नील नदी के किनारे। आप पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे कि दुनिया की समस्त बड़ी सभ्यताएं जो है वो नदी के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि वहाँ पे उनको खाना पानी सभी चीज़ें मिल जाती थी। और एक इतिहास भी गवाह है कि जब जब सभ्यता अपने चरम पर पहुंचती है, सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, तो शीघ्र ही उसका पतन होना शुरू हो जाता है। वर्तमान की स्थिति को भी ले लीजिए, अगर हम इसको करंट से भी जोड़ें तो मानव ने इतनी अति कर दी है कि आज इंसान कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है। आज उस महामारी ने, एक छोटी सी महामारी ने विश्व स्तर पर अपने आप को बता दिया और मानव को अंदर रहने पर, घर के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया। उसका कारण यही है कि विश्व में मानव ने इतनी अति कर दी, अपने चरम पर पहुंचना चालू कर दिया। तो प्रकृति ने भी, जिस प्रकार से प्रकृति ने सोचा कि यदि तुम नुकसान कर सकते हो तो तुमसे बड़ा नुकसान मैं कर सकती हूँ। हालांकि ये तो वर्तमान की चीजें हैं। तो नील नदी की सभ्यता इस प्रकार से विकसित हुई। अब इसके आगे जैसे ही जब यहाँ से सभ्यता वो नष्ट हुई, आगे बढ़ी, कुछ सभ्यता यहाँ भी फैल गई। तो यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ जो नदी थी, एक नदी थी दजला और एक नदी थी फरात। ये लगभग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं और इनके बीच में जो सभ्यता विकसित हुई, इस सभ्यता को कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके दो नाम और हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को दजला फरात की सभ्यता भी कहते हैं, इसी को ईरान इराक की सभ्यता भी कहते हैं। और सबसे विशेष बात कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि सबसे जो प्राचीन सभ्यता है उसका क्या नाम है, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता को माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो को अपने यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता के पश्चात हम अपने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। कल मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी बताऊंगा कि आज से कई हजार साल पहले इतनी विकसित सभ्यता, जो कि वर्तमान में मानव ऐसी विकसित सभ्यता को फॉलो नहीं कर पा रहा, आज हम उनके कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो चर्चा मैं कल करूंगा। तो आज इस वीडियो को देखिए और बढ़िया से जो है उसे नोट करिए, और किसी प्रकार का जो आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुश रहिए, आबाद रहिए और घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।